हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल। ये चल रहा है 10 का दम सीरीज, जिसमें मैं 10 अल्टीमेट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो आप लोगों को आईटी जेईई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज करेक्ट। देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा, हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, sp और sp3 में। इस बार साइज के रिस्पेक्ट में पूछ लिया कि कहता है साइज साइज बताना है आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ठीक है, सो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तब साइज क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है तब साइज क्या होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तब साइज क्या होगा। तो यहां पर आपको हिंट भी दे रखा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ने लगता है, साइज ऑर्बिटल का घटने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए एसपी में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 50%। ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो जान लो। ये कैसे निकालते हैं, दो लोग हैं, 100 रुपीज को बांटना है, तो एस के हिस्से में कितना आएगा, 50 तो आएगा, तो 50%। और ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइज अगर ऑर्बिटल है तो वहां पर एस परसेंटेज एस करेक्टर कितना है। देखिए तीन लोग हैं तो एस के हिस्से में 100 रुपए में से कितना आएगा, 33.33%। ये आप पहले से जानते हैं, आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, और इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एस करेक्टर कितना है, सिर्फ 25%। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर sp के अंदर है, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या बना, बी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन एट द सेम टाइम काफी अच्छा है। कहता है द कंपाउंड विद नो डाइपोल मूवमेंट। कहता है कि इनमें से ऐसा कंपाउंड बताओ जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो है। तो ये भी बहुत आसान है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मिथाइल क्लोराइड, तो वो उसका फॉर्मूला बनता है CH3, और यहाँ पर लगाओगे आप Cl। आप देखिए ना, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ तो डाइपोल जनरेट होगा ही, यहाँ पर माइनस और यहाँ क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर तो डाइपोल जनरेट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए यही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर C और Cl और यहाँ पर Cl और Cl, और इस तरह से चार Cl हैं जो कि टेट्राहेड्रली यहाँ पर अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रली अरेंज, और आपको पता होना चाहिए जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जो कि एक जनरल ज्योमेट्री है, तो उस केस में जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ आपका आंसर है बी। नेक्स्ट भी नहीं हो सकता। मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, वैसे फॉर्मूला आपको जान के आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो मिथाइलिन क्लोराइड होता है CH2Cl2। तो CH2Cl2 जो आपका फॉर्मूला है उसको बोलता है मिथाइलिन क्लोराइड। इसको DMC भी कहते हैं, डाई मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, और हर किसी में डाइपोल मूवमेंट है सिवाय बी ऑप्शन के। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है दी आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो कि आपको एल्केन्स में पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से होता है। डायस्टीरियोमर्स और एंशियोमर्स तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं होता है और रोटेशन की वजह से नहीं होता। ठीक है, और दूसरा पोजीशन आइसोमर्स भी इसका आंसर नहीं है। द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नीचे हिंट भी दिया है जिसको आप पढ़ सकते हो। अगला सवाल भी अच्छा है। कहता है दी नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। सबसे पहले तो आपको डाई ब्रोमो डेरिवेटिव लेना है, किसका, एल्कीन का। ठीक है, तो एल्कीन है तो वहां पर जीआई पॉसिबिलिटी जीआई की बनती है, जनरल आइसोमरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा उसका मोलर मास दे रखा है 186। तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास जो आइसोमर्स बनेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर 186 मोलर मास कैलकुलेट करें तो Br2, और कार्बन आपको दो लेने पड़ेंगे अगर आपको एल्कीन बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, C2, और साथ में क्या होगा, H2। तो ये तो उसका फॉर्मूला होगा। आप इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास 186 आएगा। थोड़ा सा भी दिमाग है तो ब्रोमीन का जो होता है 57 होता है। आप ओवरऑल देख लो, 186 इसी में बनेगा। और फिर आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, देखो हो सकता है कि आप दोनों ब्रोमीन जो है एक ही कार्बन से जोड़ दो, तो एक आइसोमर तो ये हो गया। और अगर आप अलग अलग कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ते हो तो यहाँ पर सिस ट्रांसफॉर्म बना सकते हो। तो यहाँ पर टोटल हो गया तीन। दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो एक तो ये हो गया और दो यहाँ पर निकल के आएंगे जो कि सिसो ट्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए कहता है रेसिमिक टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू। देखिए रेसिमिक मिक्सचर जो होता है
उसके अंदर क्या होता है, देखिए उसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के जो ऑप्टिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो दोनों होते हैं तो उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड्स में होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बी। ठीक है, इसका हिंट नहीं दिया है, जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सीधे क्वेश्चन देख लो, आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि यहां पर देखो क्या दे रखा है आपको, बेंजीन दे रखा है और ब्रोमीन से उसका रिएक्शन करा रहे हो। FeBr3 ये एक लुईस एसिड है गाइस, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है, तो यहाँ पर ये लुईस एसिड आपने इस्तेमाल किया। सो ये लुईस एसिड के केस में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को दे देता हूं। तो यहाँ पर जरा देखिए, पहली बात तो बेंजीन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। आप देखो, अगर आपने बेंजीन ली सपोज, तो बेंजीन में अगर आप एडिशन कराने पहुंच गए तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सो अगर बॉन्ड टूट गया तो बेंजीन की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ए आंसर तो इसका नहीं हो सकता। अब वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो हमें दिखाई भी दे रही है, कैसे, जरा चेक करो, यहाँ पर एक ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन हटने के बाद वो एक ब्रोमीन के साथ चला गया, HBr बना लिया, और एक ब्रोमीन जो है वो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन हटाने के बाद फिनाइल ग्रुप से जुड़ गया। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि आंसर होगा या तो बी या सी और या डी, तो वो हमें सोचना है कि आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनता है, पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, तो सबसे पहले जो Br का आपके Br2 आपने लिया है, ठीक है। सो ये Br2 क्या करता है, उसमें से ये FeBr3 को, क्योंकि ये लुईस एसिड है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, तो एक ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और वो चला जाता है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। सो यहाँ से ये जो Br है वो किस फॉर्म में अलग हो जाता है, Br+ की फॉर्म में अलग होता है। और ये Br+ जो कि खुद एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है गाइस, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे, क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। ये बहुत अच्छा सवाल है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, सी आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पे ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी। सो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो आप जरा चेक करो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसको पॉजिटिव से अफेक्शन हो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो पॉजिटिव से अफेक्शन किसको नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। सो जरा चेक करो, यहाँ पे नेगेटिव को तो पॉजिटिव से अफेक्शन होगा तो आंसर नहीं है, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव से अफेक्शन होगा तो ये भी आंसर नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं, आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव साइन है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इसको तो पॉजिटिव की जरूरत है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। सिर्फ Bf3 ऐसा बचेगा जो कि एक लुईस एसिड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि Bf3 में आप चेक करो कि जो सेंट्रल एटम है यानी कि बोरॉन, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, जरा चेक करो, नहीं है, इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, विच इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और जहां से आपको नॉलेज मिलेगा, जरा उसको चेक करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नीचे हिंट दिया है तो उसको आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन देखना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें से आपको जो करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है। सो अगर आप 12th गोइंग स्टूडेंट है, 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ऑब्वियसली आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। सो 11th गोइंग स्टूडेंट को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 12th जिन्होंने कर लिया है उनको ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है 11th के लिए, 12th के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि SN2 रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN2 लिखा है, इसका मतलब आपको रिएजेंट भी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, या इलेक्ट्रोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, ठीक है। सो दोनों पर डिपेंड करती है आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सो दोनों पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो ये तो करेक्ट है, तो ये तो गलत नहीं है। 12th का स्टूडेंट आसानी से समझ रहा होगा। अब चलते हैं सी पॉइंट पर, क्या सी पॉइंट गलत है, कहता है दी एसिलियम आयन, जो एसाइलियम आयन आपको दे रखा है, ये आप बता रखा है इज मोर स्टेबल देन दिस। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको चेक करते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि क्या ये वाला उससे ज्यादा स्टेबल है, तो बिल्कुल है। ऐसा क्यों,
क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम एक ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या ऑक्टेट पूरा है इस कार्बन एटम का? बिल्कुल नहीं है। जरा चेक करो, 3 ही बॉन्ड बनाया, उस पे प्लस का साइन है। जबकि आप अगर यहाँ पर इस एसाइलियम आयन को देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप जरा चेक करो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। तो हमें नहीं सही वाला ढूंढना था। नेक्स्ट है एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। ये तो बड़ा कॉमन सा आंसर है। उसके लिए रीजन क्या है? रेजोनेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है, तो ये लेस रिएक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो इसका आंसर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और वैसे भी एराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ना हार्ड है। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो ए ऑप्शन है फिर बचता है ए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। सो आपसे पूछा है नोट करेक्ट, नोट करेक्ट में ए आएगा क्योंकि बाकी तीनों तो सही हैं, जिसके रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, नीचे एक्सप्लेन भी किया है। इसका आंसर होगा ए। अब सवाल है कि इसका आंसर ए क्यों है? तो देखो, आपसे पूछता है दी एडिशन अक्रॉस सीओ ग्रुप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या सीओ ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है? नहीं पॉसिबल है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आके करेगा यहाँ पे? बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर होगा ए। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया बारी बारी से, ठीक है। और इसके रीजंस नीचे दे रखे हैं, आप चाहो तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इन रीजंस को स्क्रीनशॉट करके सारे रीजंस को पढ़ सकते हो। तो ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। सब ऑप्शन के रीजन दिए हुए हैं मैंने, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया उनको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, विच इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको बहुत ज्यादा चीजें बेसिक सिखा के जाएगा। ये एसिड बेस स्ट्रेंथ पर है। अब आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। आप ज्यादातर बच्चे नोट को भूल जाते हैं और करेक्ट पर ध्यान देने लगते हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। चलो, पहला ऑप्शन कहता है कि I माइनस इज वीकर बेस देन F माइनस। देखिए, जब भी आपको बेस और एसिड के बारे में पूछा हो तो आप उनके कॉन्जुगेट, अगर बेस पूछा है तो उन्हें कॉन्जुगेट एसिड ढूंढो। तो जरा चेक करो, I माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? HI। F माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? HF। तो आपको आपको ब्रोस्टेड लोरी का थ्योरी पता होगा, वो क्या है? अगर किसी का बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर एच आई इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एच एफ, ये हम पहले से जानते हैं। तो एच आई एसिडिक स्ट्रेंथ एच आई की एच एफ से ज्यादा होती है, तो इसका जो बेस होगा वो वीक होगा। तो ये ऑप्शन तो सही है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। तो या तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि आई माइनस वीक है, वीक बेस है एज कम्पेयर टू एफ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? वो कहता है कि ओ एच माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन, बेस की बात हो रही है, फिर से उसका कॉन्जुगेट एसिड ढूंढो। तो ओ एच माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? पानी, ठीक है। और NH2 माइनस का कौन होगा? अमोनिया। तो आप जरा चेक करो कि क्या ये ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर बेस है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर बेस अगर लिख रहा है तो इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए, जबकि H2O ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। सो ये आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर बी है। जो शब्द मैंने बोले उसको ध्यान से सुनिए, और ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी को पढ़िए, नीचे हिंट भी दे रखा है वैसे तो मैंने। नेक्स्ट है, फिर भी अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा कि ये NH2OH यहाँ पर जो दे रखा है इज वीकर बेस देन अमोनिया। बिल्कुल सही बात है, ये वीकर बेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर N के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कौन खींच लेता है अपनी तरफ? OH। तो ये तो इजीली अवेलेबल ही नहीं होते हैं। सो NH2OH वीकर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते ही नहीं है, तो ये आसानी से अवेलेबल है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, जिसको आपको गौर करना है। देखिए, आंसर हालांकि हमें मिल गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप डी ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। देखिए क्या कहता है आपसे, कहता है कि CF3 माइनस इज स्ट्रोंगर बेस देन CCl3 माइनस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर बच्चे इसको राइट करके आते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव साइन है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, बेसिक तो तभी अच्छा होगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे। बट यहाँ तो फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरह से पुल कौन करेगा? फ्लोरीन। तो वो कहता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते। ज्यादातर बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको हिंट के तौर पर लेकर आया हूँ।
हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के तौर पे समझो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। होता कुछ यूं है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, वो क्या करता है यहाँ पर, वो यहाँ से क्लोरीन के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में बिजी हो जाता है। तो यहाँ पर कभी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, कभी ये पीछे वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, कभी ये नीचे वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार पाई बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, कभी इस क्लोरीन के साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। रीजन क्या था? क्योंकि इस क्लोरीन के पास एक डी ऑर्बिटल खाली था। सो ये डी ऑर्बिटल ब्लैंक होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और ये नीचे मैंने हिंट में लिखा भी है। सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर सी नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, जबकि ऐसा केस फ्लोरीन के साथ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। आपको पता होगा कि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। किसका? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का। सो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब डी जो ऑप्शन है बेसिकली वो भी क्या लिखा हुआ है, सही तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके आंसर्स आप लोगों को आई होप मिल गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, विच इज लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। देखिए बहुत आसान सवाल है, एट दी एंड वीडियो में बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया, लेकिन यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको बेंजाइल नहीं पता होता है, एलाइल नहीं पता होता है, विनाइल नहीं पता होता है। हालांकि इनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ बनी हुई है। ये बेंजाइल के अंदर रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं। क्यों कार्बन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? बेसिकली कार्बोकेटाइन में ही पूछा ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये सारे के सारे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होते हैं। ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 डिग्री के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होंगे, और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सही लिखा हो, और बेंजाइल भी सबसे आगे लिखा है, वो सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजाइल में रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी केसेस में नहीं होगा, क्योंकि एलाइल से छोटा दिखाया हुआ है 3 डिग्री को, जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि एलाइल में भी रेजोनेंस होता है। विनाइल को भी पीछे दिखाया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि विनाइल जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री। और यहाँ पर विनाइल को बेंजाइल से ज्यादा दिखा दिया, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। सो ये 10 क्वेश्चंस हो गए, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जीओसी के मेरी तरफ से। सो गाइस, इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है हाइड्रोकार्बन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा है। पहला सवाल पढ़ लेते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, जो कि 2007 का क्वेश्चन है। 2007 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन। टोल्यूइन की रिएक्शन आपको करानी किससे? क्लोरीन से। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। आपको पूछ रहा है कि अगर आपने टोल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। अपना आंसर लॉक कर लो। कर लिया? अब मेरा आंसर सुनो, मैं आपको आंसर बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टोल्यूइन में जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप है? वो ऐसा ग्रुप है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग टोल्यूइन। ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन जो है रिंग की तरफ पुश करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ पुश होते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो अब जो भी कंपाउंड बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? डी। सो अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आपका आंसर सही है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नीचे भी दूंगा, बट आप पहले अगर आपने आंसर डी लगाया है तो +4 होगा, और अगर नहीं लगाया तो -1 मार्क दीजिए ईमानदारी से अपने आप को। आप प्लीज ऑनेस्टी के साथ अपने आप का जजमेंट जरूर करो इस वीडियो के साथ, और अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। अगर आपने सही किया तो 2007 का ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, 4 मार्क आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके एक्सप्लेनेशन नीचे लिखे हुए हैं, सो अभी आपको दिखाऊंगा, पर आप पहले क्वेश्चन सोल्व कर लो। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर खुद से दो। 2007 का ये सवाल है जो कि हाइड्रोकार्बन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद अपना आंसर लॉक करो। कहता है द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन करवाना आपको KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? सोचो। लॉक कर लिया अपना आंसर? चलो अब मेरी आंसर सुन लो। इथाइल बेंजीन क्या होता है जरा चेक करो। आपको बेंजीन रिंग पर क्या लगा देना है? इथाइलिन ग्रुप, दैट इज C2H5। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है KMnO4 की प्रेजेंस में। तो आप ये सोचो कि KMnO4 की प्रेजेंस में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्रुप COOH में। आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैं लंबी चांद लगा दूं, चाहे यहाँ पर मैं 10 कार्बन लगा दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। वो क्या होगा? दैट इज एसिड।
बेंजोइक एसिड, डी आंसर है इसका। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर डी है। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन भी करवा देता हूं। चलिए देखिए, ये रहे आंसर्स। तो देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर है डी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, और अगर आप दोनों सही हैं तो आपने +8 मार्क गेन कर लिए हैं गाइस। सो अगर आपके गलत है तो आप जितने भी गलत है -1 करते जाइए। सो ये आपके आंसर्स हो गए दो क्वेश्चन के। अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्या आप तैयार है? आर यू एक्साइटेड? चलो तो अगला सवाल ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए अगला सवाल, फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपना आंसर लॉक कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 2008 का सवाल है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप में से कितने लोगों को आता है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द एल्कीन एफर्ट्स द कंपाउंड बी। आपको पूछ रहा है कि यहां पर एल्कीन से कंपाउंड बी क्या बनेगा, आपको बी कंपाउंड का बताना है। तो बड़े ध्यान से अपना आंसर को लॉक कर लो, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, जरा ध्यान से इसको देखो। हो रहा है O3 से रिएक्शन, यानी कि ओजोनोलिसिस हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या करवा रहे हो, उसके बाद जिंक प्लस वाटर, तो इसको ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। आपको सोचना है कंपाउंड क्या बनेगा, बताओ क्या होगा। आंसर लॉक कर लिया आपने? चलो अब ध्यान से सुनो क्या बनेगा। आपको बी पूछा है, ए तो पूछा ही नहीं है। सो बी पूछा तो देखो सिंपल तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। आप सिंपल एक काम करो, जब भी ओजोनोलिसिस हो तो वहां पर जो डबल बॉन्ड है उसको आप क्लीव कर दो, तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको रियल मेथड भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर CH3CHO और CH3CHO, दो मॉलिक्यूल CH3CHO के बनेगी, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया, ए। और अगर आपने आंसर ए लगाया है, इसका मतलब आपने सही किया है। सो फाइनली 4 मार्क, और गलत किया है तो -1। हाँ, बड़े ईमानदारी से करेगा इसका आंसर, मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूं कैसे है, डोंट वरी। बट ये शॉर्ट ट्रिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 3 का आंसर भी चेक करेंगे। फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नीचे की तरफ लिखा है। सो इसका आंसर तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। 2007 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला 2008 का सवाल था। सो बेंजीन रिंग पर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही है। अगर आपने बेंजीन रिंग पर अपना आंसर लॉक कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं, वो वीडियो को पॉज कर लो। अपना आंसर लॉक कर लिया क्या आपने? तो चलो मेरा आंसर सुन लो। अगर आपने बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है ये, इसका आंसर ए होगा। तो दोनों का आंसर ए है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे यहां पर रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पॉसिबल है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। दोनों क्वेश्चंस के आंसर ए है। चलो मैं दोनों के आंसर चेक करवा देता हूं आपको। ये रहे आंसर, दर्शन कर लो। और ये उनके तरीका है। देखिए आपको सबको पता है कि यहाँ पर जब आप एक बॉन्ड को क्लीव कर, इन दोनों बॉन्ड को क्लीव करते हो तो आपको ओजोन की तीनों ऑक्सीजन को इस तरह से जोड़ना होता है, तो सबको पता है। फाइनली इसको इस तरह से तोड़ देना होता है, और यहाँ से ये कंपाउंड आपके तैयार हो गए। और यही कंपाउंड मैंने बनाए थे। थर्ड का आंसर भी ए है, और फोर्थ का आंसर मैंने आपको बताया, दैट इज ए। और अगर आपके दोनों सही है तो +8, वेरी गुड। तो +8 पर पहुंच गए फिर से आप। तो चलो अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप एक्साइटेड हो, तैयार हो? आपके मार्क कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। पांचवा सवाल, फिर से दोनों सवाल पढ़ने हैं, पांचवा और छठा, और उसके बाद आपको आंसर मैं दिखाऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, 2006 का सवाल है, ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये देखिए यहां पर लिखा नहीं IIT नीट, इसका मतलब ये है कि या तो ये IIT में आए हुए हैं, क्योंकि ये मेरी टीम ने डिजाइन किए हैं, तो या तो IIT से लिए उन्होंने, या फिर नीट के एग्जाम से लिए। आपको बस ये मालूम है कि ये कौन सी ईयर में है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं है। फाइनली ये सवाल देखो, फिफ्थ नंबर। पहली बात तो ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, ये सिंपल रिंग है। और आपसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पर ये आपको सबस्ट्रेट दिया, और ये यहाँ पर आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH- बताना है आपको कि द एल्कीन formed as a major product in the above elimination reaction। तो देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हीट का सिंबल है पहली बात तो। ठीक है, तो हीट के सिंबल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन से होगा कुछ यूं कि जो OH- H+ को यहां से इस रिंग से निकालेगा, या फिर कहां से निकालेगा, वही सोचना है आपको। यहाँ पर OH- H+ को जैसे निकालेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। आपको गैस करना है कि एल्कीन कौन सी होगी, बड़े ध्यान से दिमाग लगाओ। तो देखो एक्चुअल में, चलो मैं आंसर बताऊं आपको, आपने अपना आंसर लॉक कर लिया है, तो चलो मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान से इसको देखो। फाइनली ये है हमारे पास अल्फा कार्बन। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। अब बीटा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, लेकिन ये जो बीटा पोजीशन है बेसिकली वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इसका मतलब यहां से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा,
और यहां से हाइड्रोजन एक निकला। तो फाइनली हाइड्रोजन को इसने ले लिया और यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और फाइनली जरा ध्यान से देखो, ये जो बल्की ग्रुप है बेसिकली वो क्या करेगा, यहां से लीव कर जाएगा। तो यहां से ये अटैक कर रहा है, देखो ये जो है बेसिकली पीछे से हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है और ये यहां से लीव कर गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहां पर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, मैकेनिज्म पे ना गौर करते हुए ध्यान से इसको देखो, इसका आंसर बनेगा डी। क्या आपने आंसर डी लगाया है, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डी। सो ये यहां से लीव कर जाएगा ग्रुप और फाइनली ये जो OH है माइनस वाला यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा और फाइनली डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब 2005 का अगला सवाल देखो, दोनों के आंसर मैं नीचे आपको दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको बताना है कि इसमें से मेनली कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। अपना गैस करो, आंसर निकालो क्या होगा। देखो आपने लॉक कर लिया अपना आंसर, चलो मेरा आंसर सुनो। पहली बात तो सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा रेडिकल रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और आपको पता होना चाहिए रेडिकल कार्ब कैटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, उसके बिहाफ पे सोचना है आपको। तो यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, यहाँ पर कैटायन और एनायन नहीं बनता, और यहाँ पर सिंपल आपको ब्रोमीन लेनी है और एच न्यू की प्रेजेंस में लेनी है, और आपको क्या करना है भाई, आपको सोचना है यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह ब्रोमीन लगेगा। वो आपको ये सोचना है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जरा ध्यान से इसको देखो, 4 कार्बन होंगे और दूसरे कार्बन पर क्या लग रहा होगा, CH3। सो फाइनली इसका जो एक हाइड्रोजन है यहां से लग रहा होगा। सो फाइनली इसको बोलते हैं हम लोग 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, सही लगा रहा हूं। सो फाइनली अब देखना है आपको, अगर इसका आपने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, एच न्यू की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा। अपना आंसर लॉक कर लिया, सिंपल है, यहां पर इस हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, तो फाइनली सेकंड पर ब्रोमो आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी। और अगर आपने यहां पर दोनों का आंसर सही दिया है तो +8 मार्क हो गए, यानी कि डी और बी इसका आंसर है। चलो इसका आंसर चेक कर लो, नीचे लगे हुए देखो देखो, ध्यान से देखो, फिफ्थ का आंसर है डी जो मैंने आपसे कहा था, और सिक्स का आंसर है बी, दोनों के आंसर यहाँ पर लगे हुए हैं। देखो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बीटा हाइड्रोजन हटेगा और फाइनली यहां से हटेगा और ये कंपाउंड बनेगा, ये मैंने आपको कहा था, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा गाइस, जो हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। अगला जो सवाल है उसमें रिएक्टिविटी का जरा चेक कर लो, ये नीचे आपके पास पूरी की पूरी ये मैंने बना के भी दिखाया था ऊपर, और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए एक्साइटेड आप अगले क्वेश्चन के लिए, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था गाइस। आप 5 और 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, सातवां और आठवां क्वेश्चन, आर यू रेडी। चलो अब आपको फिर से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपना आंसर लॉक कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो पढ़ो पहले सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट, ऑन ट्रीटमेंट विद, ये 2012 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। आप में से कितने लोग इसको जानते हैं, आपको ट्रांस बताना है, मतलब आपको एक एल्काइन दिया है, ठीक है, आगे कुछ भी हो उसको आपने एल्कीन, वो भी ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है। सॉरी यहां पर एक ही होगा, ये गलत लगा दिया मैंने। सो फाइनली यहाँ पर एक एल्काइन दिया है आपको इस तरह से, और उसको आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है, और वो भी कौन सी एल्कीन में, ट्रांस, मतलब यहाँ ए होगा तो इसका मतलब यहाँ ए होगा, और यहाँ बी होगा तो यहाँ पर बी होगा, तो ट्रांस में कन्वर्ट करना है आपको। सो फाइनली आप बताओ कि ट्रांस प्रोडक्ट कब बनता है, कैसे बनता है, इसका जवाब दे पाओगे आप, बिल्कुल आप सोचो, लॉक करो क्या आंसर होगा। चलो मेरा आंसर सुन लो, लिथियम और अमोनिया की प्रेजेंस में ये काम होता है। लिंडलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल तो सिस में होता है, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर आपको सिस बनाना होता है लिंडलर कैटलिस्ट लगाते हैं, और ट्रांस बनाना है आपको या तो लिथियम या फिर सोडियम और साथ में अमोनिया लेते हैं गाइस। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो गया ए, और अगर आपने ए लगाया है तो इसका मतलब आपने सही किया है। 8th क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन भी मेरे को बहुत फेवरेट था मेरा, लेकिन 8वां क्वेश्चन जो है और 9वां क्वेश्चन मेरे दोनों बहुत ज्यादा फेवरेट है। सो इसका आंसर 7वें का तो मालूम पड़ गया आपको ए। चलो 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है द ट्रीटमेंट ऑफ, यहां पर ये क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से इसको देखो, CH3MgX। सो फाइनली अब बताओ आप कि अगर आपने CH3MgX का आपने इस एल्काइन से रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्काइन से करवाएंगे तो क्या होगा। ये 2008 का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत लोग इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। और आप देखो इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बने हुए, एक्चुअल में इसका आंसर ए है। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा यूं हो गया कि लिंडलर कैटलिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं।
और फाइनली इसका काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना। तो यहां से होगा कुछ यूं कि एसिडिक हाइड्रोजन इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, तो ये प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और मीथेन गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर है ए एंड ए। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही किया इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, तो ये दोनों आंसर रहे। सो फाइनली जरा ध्यान से इसको चेक कर लेना। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर ए ही है, सी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर होगा सेवंथ का ए, जिसमें अगर ट्रांस बनानी है तो लिथियम या फिर सोडियम मेटल और साथ में अमोनिया की प्रेजेंस में होता है एंटी एडिशन, यानी कि ट्रांस बनेगा। ठीक है। और एट्थ क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो। एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए, जिसमें यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा कौन, CH3, और क्या बनाएगा, CH4 की फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए ए एंड ए। सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन आपने चेक कर लिया गाइस, कम ऑन कम ऑन, बहुत अच्छे सवाल है ये। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, जो कि मेरा सेकंड फेवरेट भी कह सकते हो। नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन को चेक करो, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर निकाल लो। चलो नाइन्थ क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट एफ इज, फाइनल एफ प्रोडक्ट बताना है आपको। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, देखो कितने लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो चलो इसका आंसर क्या है जरा चेक कर लो, पॉज करो वीडियो को। आपने अपना आंसर निकाल लिया, चलो मेरा आंसर सुन लो। सबसे पहले तो आपने CH3 COOH आपने NaOH एक्वस उसका सिलेक्शन आपने रिएक्शन करवाया, तो बेसिकली यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ए प्रोडक्ट क्या होगा मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ए प्रोडक्ट तो होगा CH3 COO Na बनेगा, बहुत सिंपल है, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। सो फाइनली इस एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन किया और एक सॉल्ट बना लिया। अब इसको सोडा लाइम से रिएक्शन करवानी है। अगर आपने इसका सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दिया, सोडा लाइम का मतलब क्या होता है जरा सोचो, NaOH प्लस CaO, यही होता है। सो फाइनली यहां से क्या होगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा। आपको पता है Na2CO3 यहां से बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन उससे चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा, मीथेन। तो इसका मतलब जो आपके पास बी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दिस इज योर बी प्रोडक्ट, मीथेन। अब आप क्या कर रहे हो, मीथेन का आप क्या करा रहे हो, क्लोरीन और HNO से रिएक्शन करा रहे हो। तो यहां से क्या बनेगा, CH3Cl, बहुत सिंपल है, यानी कि आपके पास सी प्रोडक्ट बन गया CH3Cl। बड़े ध्यान से नोट करते रहना, इसको सोल्व किया हुआ बाय द वे। और फिर उसके बाद आप क्या करवा रहे हो, Na और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा रहे हो। तो जरा सोचो ड्राई ईथर से D बनेगा, वो क्या होगा जरा सोचो। अगर आपने इसका रिएक्शन Na और ड्राई ईथर से करवाया तो यहाँ पर CH3 की दो यूनिट है जो आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 एंड देन CH3, है ना, वुड्स रिएक्शन याद करो। अब आप डी तक पहुंच गए हो, उसके बाद इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हो, फिर से क्लोरीनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा जरा सोचो, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। सो फाइनली एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो क्या बना, CH3 CH2 और यहाँ से Cl, और उसके बाद एल्कोहलिक KOH, यहाँ से HCl को बाहर निकाल देगा, तो क्या बना, C2H4। तो ये इसका आंसर हो गया। C2H4 नहीं, नहीं C2H4 बिल्कुल सही है, एल्कीन बनेगा, तो सी आंसर है इसका, C2H4। तो यहाँ पर C2H4, तो फाइनली ये आंसर इसका हो गया। सो फाइनली एल्कीन यहाँ पर फॉर्म होगी, इसको सीक्वेंस में नीचे सोल्व भी किया हुआ है, इसका आंसर होगा सी। सो फाइनली बहुत अच्छा सवाल था, पहले बता देता हूँ आपको। NaOH से रिएक्शन कराओगे तो CH3COO ए प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे तो CH4, यहां से फिर ये सोडा लाइम से रिएक्शन करने के बाद एक कार्बन कम वाला आपको कंपाउंड मिलता है। ठीक है। सो फाइनली CH4, इसका क्लोरीनेशन कराया, CH3Cl सी प्रोडक्ट। उसके बाद आपने वुड्स रिएक्शन कराई तो CH3CH3, उसके बाद क्लोरीनेशन कराया तो आप कहां तक पहुंच गए, CH3CH2Cl तक पहुंच गए, ये रहा। और फाइनली आपने एल्कोहलिक KOH का, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपने यहां पर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया तो यहां से आप यहां से क्या बाहर निकाल दो, HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहां पर। ठीक है। सो फाइनली यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन को बाहर निकाल दो, तो फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि C2H4 बन जाएगा। आंसर हो गया इसका सी। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं आपको आंसर नीचे दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो टेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। टेंथ क्वेश्चन क्या है, कोई गैस कर सकता है क्या, इवन ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है उससे। चलो तो कहता है आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, कहता है Z बताओ। तो फाइनली सबसे पहले KOH से रिएक्शन कराया, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहलिक पिया हुआ KOH HBr को बाहर निकालेगा। तो यहां से किसी से भी HBr बाहर निकाल दो। सो फाइनली अगर आपने HBr बाहर निकाला तो क्या बना जरा सोचो, एक डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया। तो CH2 यहां से मान लो Br बाहर निकाल दिया। ठीक है। और यहां से मैंने डबल बॉन्ड क्रिएट किया और यहां पर CH और Br, ठीक है, बन गया। उसके बाद यहां पर NaNH2 फिर से क्या करेगा, HBr को बाहर निकाल देगा। तो यहां पर क्या बना, एल्काइन बन गया। ये देखो एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद रेड हॉट आयरन,
आप लोग कर लो। अगर आपने रेड हॉट आयरन लिया तो यहां से क्या होगा, C6H6 की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया, बी। नहीं नहीं, C2H6 लिखा है तो नहीं, C6H6 ये रहा। तो फाइनली सी, दोनों जगह आंसर होंगे इनके सी, यानी कि 9th और 10th क्वेश्चन का आंसर है सी। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ा तो आपको बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर है सी। नाउ लुक एट इट, ये सारा सीक्वेंस बना हुआ है, वहां पर होच हो गया था, यहाँ पर ध्यान से देख लो। 9th क्वेश्चन का आंसर है सी। सबसे पहले आपने CH3CWNA बनाया, सोडालम की प्रेजेंस में Na2CO3 बाहर निकल गया, मीथेन गैस बनाई, क्लोरीनेशन करवाया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कराई, कपलिंग हो गई यहाँ पर, और फाइनली C2H6 बना, क्लोरीनेशन करवा दिया, और फाइनली यहाँ पर HCl बाहर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था, यहाँ से आपकी नॉलेज का भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो 10th क्वेश्चन उसका भी आंसर सी है, जो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर एक अल्कोहलिक OH, एक HBr को बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक HBr बाहर निकल गया, फिर दूसरा HBr NaNH2 से बाहर निकलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। उसके बाद रेड हॉट आयरन से अगर आप आयरन की ट्यूब में से इस एल्काइन को यानी कि इथाइन को, इथाइलिन को निकालते हो तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चन थे। तो पहला सवाल ले लेते हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पता है ना कि आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है। AEEE 2012 का पहला सवाल है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है दी आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सेप्ट, आपसे एक्सेप्ट पूछा है। देखो ये सारा लैंग्वेज का खेल है, बच्चे यहाँ ध्यान से देखते नहीं है और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता या आइडोफॉर्म प्रिपेयर नहीं हो सकता उससे, वो पूछा आपसे। सो फाइनली जरा चेक करो आपका आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक कर लो। कर लिया आपने, तो चलो अब मेरा आंसर सुनो, इसका आंसर है डी। तो आपको मैं बता देता हूं, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है कौन से ग्रुप देते हैं, मिथाइल कीटोन, CH3CO ग्रुप उसमें होना चाहिए, पहली बात तो ये, या फिर कीटोन मिथाइल कीटोन ग्रुप वाले, या फिर अल्कोहल में ये वाला ग्रुप CH3CH एंड OH। ये आज सुबह की वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। सो ये AEEE 2012 का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रुप प्रेजेंट हो अगर किसी भी कंपाउंड में, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली देते हैं, और जिसमें नहीं है वो नहीं देते। तो आपको क्या करना है, इन सबके फॉर्मूले बना के देखने हैं। आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एक ऐसा मिलेगा जहां पर CH3CHOH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा। सो आपका इसका आंसर जो बनेगा वो डी है। क्यों ऐसा होता है कि ये अल्कोहल देता है, क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन देता है आपको। तो एक्चुअल में मिथाइल कीटोन वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिवली देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडोफॉर्म टेस्ट अभी 4 बजे की वीडियो में मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट की कंप्लीट मैकेनिज्म समझाई है, चाहो तो देख सकते हो। सो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, जो कि जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। अपना आंसर लॉक कर लो, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। तो चलो आपने आंसर लॉक कर लिया, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर भी है डी। स्वार्ट्ज रिएक्शन से आप एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था डी है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी है डी। तो यहां पर देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। इसके अंदर देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पर CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या ये पॉजिटिव दिखाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले, अपने को नेगेटिव वाला देखना था। दूसरा है इथाइल मिथाइल कीटोन, ये आपका ऑप्शन बी था, तो वहां पर भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो पॉजिटिव दिखाएगा। तीसरा है हमारे पास 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन ऑन, ये देखिए 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन ऑन का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर भी CH3O ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ये अकेला ऐसा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जहां पर CH3CHOH वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो OH लगा हुआ CH2 के साथ है, तो ये नहीं दिखाएगा, और यही आंसर था। और स्वार्ट्ज रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए अपने। चलिए अगले दो सवालों पर चलते हैं फटाफट से। क्या आप तैयार हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन AEEE 2006 का क्वेश्चन है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अपना आंसर दीजिए। कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो। कर लिया आपने? नीचे क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से चेक करो। आपके पास ये सबस्ट्रेट दे रखा है NaCN का, DMF के प्रेजेंस में आपको अटैक करवाना है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा चेक करो। आपने अपना आंसर लॉक कर लिया? चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है डी। इसमें जो आपकी मेन जो स्ट्रेट चेन है उसी पे अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ पर आयोडीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लोरीन हट जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, CN। बहुत सिंपल सा आंसर था, इसका आंसर है डी। नीचे आपको मैं रिएक्शन भी दिखा दूंगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ DMF क्या होता है आप सोचो, ठीक है। सो फाइनली
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो मैं आप इसको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड कहते हैं इसको, ठीक है। डीएमएफ मतलब डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। इसकी प्रेजेंस में स्ट्रेट चेन जो होती है उसी पे फर्क पड़ता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि AIEEE 2010 का सवाल है, ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, ये आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1। तो देखिए, जिसको वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक कर लो। अगर जिसने SN1 SN2 पढ़ा है तो SN1 का मतलब क्या होता है, ये SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट यानी कि मेन प्रोडक्ट जिस जो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा बेसिकली, ठीक है, सिर्फ उसी की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करती है। SN1 का मतलब तो सिर्फ ये होता है। इसका मतलब जरा चेक करो, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 डिग्री जो है SN1 सबसे अच्छा दिखाता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री हमें पता है। तो यहाँ पर जरा चेक करो कि यह ब्रोमीन से जो ब्रोमीन हटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कैसा है। अगर ये ब्रोमीन हटाओगे तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो ये तो हमें 1 डिग्री दिखाई दे रहा है। अगर आपने यहां से ब्रोमीन हटाया तो ये अपना कार्बोकेटाइन है, जो कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मजे की बात है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है जो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन को सपोर्ट कर सकता है, वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जरा चेक करो, यहाँ पर भी ये भी 2 डिग्री है, जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर 2 डिग्री है, लेकिन ये ज्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस शो हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सी और फिर ए। इसका आंसर होगा ए। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगर आपका सही है तो आपको क्या करना है, +4, और गलत है तो ईमानदारी से -1 मार्क अपने आप को दे देने हैं। चलो इन दोनों का आंसर के दर्शन मैं करवा देता हूँ, ये दोनों आंसर के दर्शन करवा देता हूँ। नाउ लुक एट इट। ये देखिए, यहाँ पर डीएमएफ को फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपसे कहा था। ये हो गया डी, और यहाँ पर ये ए आंसर है इसका। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल। क्या आप तैयार है? बिल्कुल। तो चलिए, आपको ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर लॉक कर देना है। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, कहता है आपसे, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेस्टिंगली देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है आपसे, कहता है एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। बहुत ही फेमस रिएक्शन, अगर आपने पढ़ी हो तो। डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्काइल का मतलब हो गया R2, उसके बाद Lu और Li एंड Cu। ये इससे रिएक्शन अगर आप करा दो एल्काइल हैलाइड की तो क्या बनेगा। आपने अपना आंसर लो कर लिया, तो चलो मैं अपना आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सी। अगर आपने सी लगाया है तो बेसिकली आप सही हो। और एक्चुअल में ये कौन सी रिएक्शन है? कोरी हाउस सिंथेसिस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सी आंसर है इसका, नीचे इसके दर्शन करा दूंगा, टेंशन मत लो। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एलिमिनेशन ऑफ HBr। HBr का एलिमिनेशन कराना है, किससे कराना है? 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन 2005 का क्वेश्चन है। आप अपना आंसर लॉक कर लो। कर लिया? तो चलो मेरा आंसर सुन लो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी। यहां पर जरा गौर से चेक करो, यहां पर क्या पूछा आपसे, डू 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि 1 2 उसके बाद 3 और 4, यहां पर फाइनली 4 ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 2 नंबर पर आपने क्या लगा रखा है, ब्रोमीन। सो फाइनली HBr आपको हटाना है। तो ये कहता है, यहां देखिए, यहां से या तो ये HBr, ये H और ये Br हटा सकते हो तो डबल बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, या फिर यहां पर भी ये तो आप HBr हटा सकते हो इसको, तो ये Br और ये H भी हटा सकते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट होगा। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखो, ये ज्यादा एल्कीन स्टेबल है, सिट्जेफ प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन की बजाय, आपको पता होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो जिस पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, वो बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास 2 ब्यूटीन जो है उसके बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसको सिट्जेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं गाइस। चलो इसके दर्शन करा देता हूं। दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा चेक कर लो। आपका आंसर क्या ये है, कोरी हाउस सिंथेसिस और मेजर प्रोडक्ट होगा सिट्जेफ वाला। दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो गाइस, 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, देखिए आप क्या ले रहे हो, CH3 CH2 CH2 Br, उसका एल्कोहलिक वेट से रिएक्शन कराते हो तो A बनता है, उसके बाद HBr से रिएक्शन कराया तो आपका B बना, और उसके बाद एल्कोहलिक वेट से नहीं है इस बार, एक्वस के वेट से, तो C बनाते हो। तो C प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, तो अपना आंसर लॉक कर लो वीडियो को पोस्ट करने के बाद, उसके बाद मेरा आंसर सुन लेना। चलिए, आपने आंसर निकाल लिया, तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, डी। कैसे आया? बहुत आसान है। यहां पर करना क्या था, सबसे पहले अल्कोहलिक OH, यानी कि यहां पर Br लगा हुआ है और यहां पर H लगा हुआ है, ऐसा ही तो है। यहां से HBr को बाहर निकाल लो, मतलब एक एक यहां पर, मैं मेरी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ पा रहे हो आप? HBr को यहां से हटाओ, उसके बाद यहां पर एल्कीन बनेगी। सो फाइनली एल्कीन से वापस एडिशन होगा मार्कोवनिकोव के हिसाब से HBr का, तो ये Br अब बीच में आ जाएगा बजाय यहां होने के। उसके बाद एक्वस KOH इसका रिएक्शन कराना था, तो यहां पर Br किससे हट जाएगा और फाइनली OH से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जरा आंसर चेक कर लो, नीचे बना हुआ है, जरा चेक करो।
चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, HBr एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr को हटाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जरा चेक करो फिर से, आप डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर फिर से HBr का एडिशन करा दिया आपने, मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से होगा तो Br आ गया मिडिल में। उसके बाद एक्वस KOH क्या करेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, Br ग्रुप हटेगा और OH ग्रुप आ जाएगा, तो D इसका आंसर था। चलो 8th क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं फटाफट से, आपका आंसर आई होप सही होगा। क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का आंसर जरा चेक करो। चलो तो 8th क्वेश्चन क्या है, क्या आपको 8th क्वेश्चन आता है, रीड कर लो फटाफट से, फिर मैं उसका आंसर बताता हूँ। कहता है क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म। क्या बनता है क्लोरोफॉर्म से, अगर आप CHCl3 लो, ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्लोली हो रहा है तो क्या बनेगा। तो चलो आपने अपना आंसर लॉक कर लिया क्या, चलो तो मैं अपना आंसर बताऊं। तो फाइनली आंसर है इसका सी, फोर्जीन गैस बनेगा। तो चलो आपको मैं दोनों आंसर के, एक आंसर के दर्शन करवा ही चुका हूं, दूसरे आंसर के मैं आपको दर्शन करा देता हूं। तो जरा चेक करो, फोर्जीन गैस COCl2 बनेगा। तो इसका आंसर हो गया सी। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे, और अगर आपके सही है तो क्या करना है, +4 और +4 टोटल कितना हो गया, +8। लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए गाइस, तो चलो लास्ट के दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। तो AIEEE 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछता है आपसे, व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। देखिए प्राइमरी एमाइन किससे रिएक्ट करा रहे हो आप, प्राइमरी एमाइन आपने लिया RNH2, उसका रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म से कराया CHCl3। सो फाइनली आपसे पूछता है, और किससे करवाया, एल्कोहलिक KOH से। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, शायद लास्ट वीडियो में इसका डिस्कशन हो चुका है, फिर भी आपको आंसर अपना लॉक करना है। क्या आंसर है इसका, निकालिए आपने आंसर। तो चलो इसका आंसर बहुत ही आसान है, दैट इज आइसोसाइनाइड बनेगा। इतनी फेमस रिएक्शन है और रिपीट होती है बार बार, कुछ भी नहीं है इनमें, आप जरा ध्यान से इसको देखो, और फ्री के नंबर है, फटाफट से आंसर आ जाता है, तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चेक कर लेते हैं, दोनों को मैं एक साथ ही आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल। अब क्लोरल कई लोगों को पता नहीं होता क्लोरल क्या है, विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या देगा आपको, AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। आपने अपना आंसर लॉक कर लिया क्या, तो चलो मैं अपना आंसर बता देता हूं, दैट इज DDT, फेमस प्रोडक्ट DDT। तो चलो दोनों आंसर के दर्शन करवा देता हूं एक ही साथ, और अगर आपके दोनों आंसर सही हैं तो आपको क्या करना है, अपने आप को +4 मार्क्स दे देने हैं। ये देखिए प्राइमरी अमाइन, उसकी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन और KOH की प्रेजेंस में RNC बनता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, हम लोग लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं, और इसको बोलते हैं क्लोरल। नाउ लुक एट इट, दिस इज क्लोरल, और ये हमारे पास देखिए क्लोरोबेंजीन से इसका रिएक्शन कराओगे तो DDT बनने लगता है। तो जरा चेक कर लो, ये आपके आंसर्स हो गए। तो गाइज ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि AIEEE 2006 का सवाल है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, किसके साथ, आयोडीन और NaOH के साथ। देखिए एक और ट्रिक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो बेसिक नेमिंग केमिकल रिएक्शन जो फेमस है वो बेसिक मीडियम में होती है। सो ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, आप वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक करो, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चलो आप अपना आंसर लॉक कर लियो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है, तो जरा ध्यान से इसको चेक करो, इसका आंसर है डी। अगर आपने आंसर इसका डी लगाया तो आपको क्या करना है, +4। अब आपको याद रखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, जरा ध्यान से इसको देखो, ये होता है टेस्ट इसके लिए, CH3O इस ग्रुप के लिए होता है, या आप लोगों को ध्यान रखना है ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ये वाला ग्रुप, ये CH3CHOH, जरा ध्यान से इसको देखो, ये ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप वापस से ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, फाइनली इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अल्कोहल के केस में आप जरा चेक कर लो, चारों ऑप्शन में ये वाला ग्रुप, क्योंकि ये तो सारे अल्कोहल हैं, ये वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप जरा चेक करो, ये देखो CH3, ये OH एंड देन CH, जरा ध्यान से इसको देखो, ये यही वाला ग्रुप है। इसको आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, और ये बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन एक्चुअल में आया था। तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा ये ग्रुप कहां पर है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, डी। अगर आपने आंसर डी लगाया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसको नीचे भी एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से इसको चेक करो, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, आपसे पूछा है कि ये कंपाउंड डी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक अल्कोहल लिया है, उसका रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से करवाया है, उसके बाद आपको ए मिल गया है। उसके बाद आपने MgO ड्राई ईथर से करवाया तो आपको बी मिल गया है। उसके बाद आपने फॉर्मेल्डिहाइड से करवाया तो आपको सी मिल गया। उसके बाद आपने वाटर से इसका रिएक्शन कराया तो डी मिल गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर लॉक कर लो।
आपने लॉक कर लिया, तो चलो अब मैं आप इसको इसका आंसर बताता हूं आपको। एक्चुअल में इसका आंसर होगा सी। अगर आपने इसका आंसर सी लगाया है तो आपके कितने हो गए, +4 एंड +4, डी एंड सी दोनों के आंसर मिलाकर आपके आंसर का टोटल हो चुका है यहाँ पर +8। तो चलो इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों के आंसर मेरे पास हैं, तो मैं इसके आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। नाउ लुक एट इट, ये दोनों के आंसर रहे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आइडोफोम टेस्ट के लिए आपको या तो देखना होता है CH3, इसको मिथाइल कीटोन टेस्ट भी कहते हैं, CH3O, ये ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी होती है आइडोफोम टेस्ट के लिए। या फिर अल्कोहल के केस में देखो तो इसकी, क्योंकि इसको वापस ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी। अब ये सी आंसर कैसे हुआ, देखो जरा चेक करो। सबसे पहले CH3 CH2OH, आपने इसका रिएक्शन फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाया, तो OH का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और OH की जगह किसने ले ली, आयोडीन ने ले ली। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया आपने, ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, जिसमें इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पॉजिटिव कहलाता है और ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पर ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो देखिए कौन किससे जुड़ेगा, तो ये जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ अटैक करेगा, जरा चेक करो, इस पॉजिटिव वाले से आके जुड़ जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसके साथ ये जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो जरा चेक करो, यही तो बना है। ये रहा CH3, ये वाला CH3, ये रहा CH3 CH2, उसके बाद ये CH2 जुड़ गया इसके साथ। देखो ये कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये कार्बन आपस में जुड़ गए, तो CH3 CH2 और उसके बाद चैन लंबी होगी CH2, उसके बाद ऑक्सीजन है और MgO MgI। उसके बाद अगर आपने जैसे इसको पानी में डाला तो यहाँ से क्या हुआ, बेसिकली ये इसको रिमूव कर देगा MgI को, ठीक है। MgI को OH मिल जाएगा पानी के साथ, और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेसिकली डी ऑप्शन है, अल्कोहल बन जाएगा। सो ये आपके दो आंसर्स हो गए। चलो अगले सवाल ले लेते हैं, आई होप आपके दोनों आंसर सही होंगे, इवैल्यूएशन अच्छे से करना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, जो कि अगेन बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहां से एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा आपसे। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। देखो एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि आप यहां से हाइड्रोजन को आराम से क्या कर सको, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ सको, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो जितनी आसानी से काम होगा उतने ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो ये बिजी हो जाने चाहिए, जितने ज्यादा बिजी होंगे उतना आसानी से ये हाइड्रोजन अलग हो पाएगा। तो ये बिजी कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। तो देखो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ये लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो इसकी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ हेलोजन, तो इसमें भी एसिडिक नेचर होगी, क्योंकि ये भी उससे कम है लेकिन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो फाइनली यहाँ पर हो गया NO2 एंड देन Cl, ठीक है। बेसिकली ये Cl क्या कर रहा है, -I इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है। हालांकि Cl जो है +R इफेक्ट दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें दो आंसर तो मिल गए, थर्ड सबसे पहले आना चाहिए, फिर आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट तो सिर्फ हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो फाइनली इसका आंसर देखो, थर्ड फर्स्ट उसके बाद आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसका नीचे मैं चेक भी करा दूंगा। अगला क्वेश्चन चेक करो, कहता है ये जो जेई 2013 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको देखो। एन अननोन एल्कोहल, अब हमें एल्कोहल पता नहीं कौन सा है, ठीक है, इज ट्रीटेड विद ल्यूकास टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय व्हाट रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो आपको बता देता हूँ, ल्यूकास टेस्ट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट देते हैं, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। एक्चुअल में जो आपका सॉल्यूशन है वो मडी हो जाता है, और अगर वो बहुत स्पीडली मडी हो जाए विद इन अ सेकेंड तो वो 3 डिग्री है, और थोड़ा 10-1 मिनट ले, 5 से 10 मिनट, तो वो 2 डिग्री है, और 1 डिग्री तो रूम टेम्परेचर पर लुकास टेस्ट देते ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 1 डिग्री में लुकास टेस्ट नहीं होता है, 3 डिग्री में सबसे फास्टेस्ट होता है। अब आप देखो 3 डिग्री में अगर सबसे फास्टेस्ट होगा तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि 3 डिग्री कार्ब केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कार्ब केटायन बनेगा, और कार्ब केटायन बनता है SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल विद कार्ब केटायन SN1 रिएक्शन, थोड़ी सी भी अच्छी नॉलेज अगर आपको तो आप इसका आंसर कर दोगे। चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर, दोनों बहुत अच्छे सवाल थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मेंशन्ड है, इसका सी और इसका बी। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे, और अगर सही हैं तो आपको क्या करना है, +4+4। सो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि AIEEE 2009 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द इंटरेक्शन
ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं और बहुत ही फेमस हैं। ये रिएक्शन आपने जरूर देखी होगी। आपने फिनॉल लिया है, उसका रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में यानी कि NaOH यूज किया है, CO2 से करवाया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फेमस रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए। ये कोल्ब्स रिएक्शन है और एक कोल्ब्स रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत फेमस है, जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर आपने इसका आंसर सी लगाया तो आपके पास +4 है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, जहां पर सबसे पहले इसको फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो अल्कोहल यहाँ पर देखिए, जो बेसिक मीडियम है वो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ हटा लेगा। ये फिनोक्साइड आयन यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा। यहाँ से जो बॉन्ड थे बेसिकली ये टूटेंगे और कार्बन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। देखिए अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज्म होती है। और आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड मतलब इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा OH से, ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप। ये जरा ध्यान से चेक करिए, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सो ये सी है, बहुत ही फेमस। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है AEEE 2011 का सवाल। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लॉक कर लो। कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे कंपाउंड दिए हैं, फिनोल, पैराक्रिसोल, अब नहीं पता तो पैराक्रिसोल, उसमें क्वेश्चन चला गया। मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा, तो हमको ये पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है हमने। एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो आप पहले फोर्थ चेक कर लो कहाँ है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर फोर्थ पे सबसे ज्यादा है, तो आपको सीधा ही आंसर मिल गया। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो इनमें फ्री के नंबर होते हैं, आपको पूरा ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद पैरा, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, मेटा का, उसके बाद फिनोल का आएगा, पैराक्रिसोल का नंबर सबसे नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर OH और CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा चेक कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आंसर बताऊंगा। तो ये इनके आंसर हो गए। कॉल्ब्स रिएक्शंस होती हैं, ये इसका सी आंसर और इसका ये बी आंसर है। दोनों के आंसर आपने चेक कर लिया और अगर सही है तो फाइनली आपको कितने मिलते हैं, +8। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं गाइस, क्या आप तैयार हैं? तो चलो अगला सवाल, फिर से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो लॉक कर लेना है। ये AIEEE 2012 का सवाल है। कहता है आपसे, क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा। अब ऐसा क्यों होता है? अपना आंसर लॉक कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको आता है? बेसिक क्लियर है आपकी? तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, मेरा आंसर सुन लो। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो एक्चुअल में सबसे आप ड्रॉ करो पहले कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है क्या। ये तो फिनोल हो गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंदर ही अंदर बन जाते हैं। तो ये वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि ये अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये अच्छी वाटर के साथ इंटरेक्शन इसकी नहीं है। क्यों है? इसका रीजन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां पर बी इसका आंसर होगा, ये इसका रीजन है। अगर आपने बी लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपके कितने मार्क होते हैं, +4। अब अगला सवाल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखते कितने लोग आंसर करते हैं, जो AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आपका आंसर क्या है, दोनों के आंसर मैं चेक करा दूंगा नीचे, आपका आंसर लॉक कर लो पहले, अब मैं आपको बताऊं। तो चलो यहां पहले ग्रुप को चेक करो, आप क्या चाहते हो, यहां से देखो आप इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हो क्या रहा है जरा चेक करो। यहां पर ये जो CO ग्रुप है उसमें रिडक्शन हो रहा है। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन हट गया और उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गए। अब आप ये चेक करो सबसे पहले तो CO ग्रुप का रिडक्शन करने की औकात या फिर टेंडेंसी किसकी है। तो इनकी तो है ही नहीं, या ना तो सी आंसर आएगा ना ही डी। ये टेंडेंसी इन दोनों की है। अब ये दोनों फेमस रिएजेंट्स हैं, जरा चेक करो। इसको किसमें यूज किया है, वुल्फ किश्नर में। और ये है क्लेमेंसन रिएक्शन, जिसमें भी आप HCl वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक एसिड है जो कि इसको इफेक्ट करेगा, जरा चेक करो। इस बेस को इफेक्ट करेगा, तो इसको आप चेक नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चेंज कहां चाहिए, आपको सिर्फ यहां चेंज चाहिए, आपको यहां चेंज चाहिए ही नहीं। तो आप एसिडिक रिएजेंट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, वुल्फ किश्नर का ए। सो फाइनली बी और ए। अगर आपने आंसर सही दिए तो जरा चेक कर लो, +4 मार्क्स हो जाएंगे। दोनों तरफ चेक कर लो, मैंने आंसर भी इसके लिख दिए। इसका आंसर बी है, इसका आंसर ए है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपसे कहा था, और यहाँ पर वुल्फ किश्नर को इस्तेमाल किया जाता है। वुल्फ किश्नर रिएजेंट ये रहा आपके पास, हाइड्रोजन और
बिल्कुल लाइक कोल, यहाँ पर आंसर दे दिया। सो चलिए गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, आपसे एक रिएक्शन दे दिया, फिनोल है, फिनोल के की रिएक्शन किससे करवा रहे हो, क्लोरोफॉर्म के साथ और बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। सो फाइनली पूछ रहा है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है। जरा ध्यान से चेक करो ये रिएक्शन कौन सी, किसी को याद आ रहा है, ये रिएक्शन है रेमर-टिमान। सो रेमर-टिमान रिएक्शन अगर किसी को पता होगी तो आसानी से वो आंसर कर पाएगा। इसके मैकेनिज्म में वैसे भी आप याद रखो, जब भी आप क्लोरोफॉर्म लेते हो तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है, यहां से डाइक्लोरोकार्बीन बनता है गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखने में वीडियो बना चुका हूं, आप जरा चेक कर लेना। इसका आंसर होगा बी, डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इन दोनों के आंसर मैं नीचे चेक करा दूंगा आपको। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर फटाफट से कर दो और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये तो रहा आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है। उस पे लग रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लिया है आपने, ठीक है। रिएक्ट विद मिथेनॉल, यहां से अगर मिथेनॉल की इसके साथ रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा। चलो आप अपना आंसर गैस कर लो। मिथेनॉल का मतलब क्या हो गया, ये मिथेनॉल का मतलब हो गया, नाउ लुक एट इट। तो मैंने जब ऐसा लिखा तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाना चाहिए। नाउ लुक एट इट, ये क्या होता है हमें पता है, ये प्लस होता है, तो ये वाली रिंग क्या होगी हमारे लिए माइनस, ये हमारे लिए प्लस, तो ये हमारे लिए माइनस। तो देखो प्लस माइनस, तो इसका मतलब यहां से इसको मिल जाएगा ये, तो बना बेंजीन। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको बेंजीन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, इसका भी आंसर होगा बी। तो चलो दोनों के आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूं। नाउ लुक एट इट, दीज आर दी आंसर्स। और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। इसका आंसर बी था, रेमर-टिमान रिएक्शन है, डाइक्लोरोकार्बीन, और इसका आंसर भी बी था जिसके अंदर आपको क्या बनता है, बेंजीन। तो ये मेरी तरफ से अल्टीमेट 10 क्वेश्चंस हो गए गाइस। पहला जो क्वेश्चन है वो है जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सिक्वेंशियल क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या कहता है, इन द रिएक्शन आपको एसिटिक एसिड दे रखा है, उसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो। देखिए ऊपर ऊपर आप जरा ध्यान से इसको देखिए, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा के आप ए बना रहे हो, उसके बाद PCl5 से रिएक्शन करा के आप बी बना रहे हो, उसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा के आप सी बना रहे हो। सो फाइनली आपसे पूछता है कि सी क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो। कर लिया आपने, तो चलो अब मैं आपको आंसर देता हूं। अगर आपने इसका आंसर सही लिखा है तो इसका मतलब आपके 4 मार्क डेफिनेटली पक्के हो चुके हैं। अब सवाल है कि आंसर कैसे आया। तो देखो सबसे पहले तो सी नहीं है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं इस बार, जरा ध्यान से इसको देखिए। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। नाउ आंसर आप देखिए जरा ध्यान से, जो आंसर दे रखा है वो है सी। वो कैसे आया जरा चेक कीजिए। सबसे पहले एसिडिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस एसिड को रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर। और फाइनली अल्कोहल का रिएक्शन जब आप PCl5 से कराओगे तो OH की जगह कौन ले लेगा, Cl। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहां पर OH की जगह किसने ले ली, Cl ने। यहां पर साथ में POCl3 और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकले। उसके बाद अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब वहां से HCl को बाहर करेगा, इस कार्बन से H को निकालेगा, इस कार्बन से Cl को निकालेगा, और क्या बन जाएगा, इथीन। सो फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारे पास, सी। सो हमने ये क्वेश्चन देख लिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। कहता है टोल्यूइन आपने लिया, उसकी रिएक्शन आपने KMnO4 से करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिससे ए बना, उसके बाद SOCl2 से करवाया जिससे बी बना, और फाइनली हाइड्रोजनेशन करा रहे हो पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में, तो सी बना। अपना आंसर लॉक कर लो। कर लिया आपने, तो चलो मेरा आंसर सुनो। यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है तो ये लिंडर कैटलिस्ट है जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले टोल्यूइन KMnO4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए टोल्यूइन जो इसको बोलते हैं हम लोग टोल्यूइन, जरा ध्यान से इसको देखो। सो दिस इज योर टोल्यूइन। सो इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये टोल्यूइन कंप्लीटली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। उसके बाद आपने SOCl2 से रिएक्शन करवाया है इसका, तो SOCl2 से जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl में, ऑयल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। तो आप COCl तक पहुंच गए। फाइनली इस एसिड डेरिवेटिव का पार्शियल पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा लिंडलर कैटलिस्ट से, और फाइनली पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CHO। तो इसका आंसर है डी। तो चलिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं।
फाइनली फर्स्ट का आंसर है सी और सेकंड का आंसर है डी। तो फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर है डी, जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये सेकंड का आंसर है। टोलिन केमिनोफोर से बेंजोइक एसिड, उसके बाद SOCl2 से COCl, और फाइनली पार्शियल ऑक्सीडेशन से CHO। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इट्स नॉट टोलुइन, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब अगले दो सवाल पर चलते हैं। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन सही हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जो है जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फिर से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अपना आंसर लोग कीजिए। सोडियम फिनोक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2, बहुत इंटरेस्टिंग है, अंडर द प्रेशर एट 125 डिग्री सेल्सियस, अंडर द टेम्परेचर, इट्स अंडर द प्रेशर नहीं है, अंडर द टेम्परेचर आप कहिए, 125 डिग्री सेल्सियस यील्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है, विच ऑन एसिटाइलेशन प्रोड्यूसेस सी। तो आपको बताना है कि सी क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा गैस करिए क्या हो सकता है। आपने जब सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन CO2 से करवाया, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बी बना और फाइनली सी बना दिया। तो आप बताइए यहां पर आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आपने गैस कर लिया क्या? तो चलो मैं अब आपको आंसर बताऊं। दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। अब ये कैसे आया, तो चलो आपको मैं इसका आंसर दे देता हूं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नाउ लुक एट इट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। वो कैसे आया जरा चेक कर लो। नाउ दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। सो फाइनली आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए कैसे है। तो आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं, वहां पर बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो मेरे पास आंसर है। सोडियम फिनोक्साइड क्या करता है बेसिकली, जरा चेक करो। यहां से ये कैटायन और एनायन अलग हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस है, दिखाई दे रहा है सबको। उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगा। थ्रो करने के बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा और कार्बन, इस कार्बन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन फेंके थे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, दिखाई दे रहा है सबको, और इस कार्बन पे नेगेटिव साइन है। अब हमने CO2 गैस, CO2 लिया। CO2 में हमें पता है एसिडिक नेचर का होता है। जैसे ही ऑक्सीजन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये कार्बन कहां करेगा अटैक, इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। फाइनली क्या बन गया, ये CO2 अटैच हो गया, देखिए जरा ध्यान से। और इस पर्टिकुलर कार्बन पे हाइड्रोजन भी था। ये बड़ी कॉमन चीजें जो क्लास में पढ़ा दी जाती हैं, ये मैकेनिज्म है, ध्यान से इसको देखिए। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पहले से ही था। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास था। बेंजीन में हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। इस रिंग की एरोमेटिसिटी को वापस लौटाने के लिए ये हाइड्रोजन बेसिकली क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर देता है और ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगती है और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेता है। जैसे ही वापस खींचता है तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस से हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया। सो फाइनली OH वापस आ गया, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। और फाइनली CW-, जरा ध्यान से देखिए, हम यहां पर पहुंच गए। उसके बाद अगर आपने H+ से रिएक्शन करवाया तो CWH और OH। फाइनली इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, ये भी साथ में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन। तो यहां से क्या होगा, एक यहां से CH3CO क्या करेगा, बेसिकली इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है CH3CW, उससे क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया जो वहां पर बनेगा। दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था जो आई थिंक आपको आ गया होगा। सो ये मेंस 2014 का क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ए आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH, आप एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, बेसिकली एल्डिहाइड में। तो देखिए पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हो और आपको पता होना चाहिए PCC इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन बाकी सारे के सारे वो क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट फुल ऑक्सीडेशन कर देंगे, जो हमें करवाना नहीं है। तो पिरिडीनियम मोस्ट सबसे अच्छा PCC है। सो फाइनली पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है सबसे अच्छा रिएजेंट होगा। इसका आंसर क्या है, डी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फाइनली इनके आंसर्स आपको मिल गए, तो मैं आपको आंसर्स के दर्शन भी करवा देता हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको PCC इस्तेमाल करना है, जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला सवाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर AIEEE 2009 का क्वेश्चन है ये। तो जरा ध्यान से इसको देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूसेस एसेटल्डिहाइड। यहां से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो अल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ एसिडल्डिहाइड दे देगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लो करो। कर लिया आपने, तो चलो मैं अपना आंसर दे देता हूं। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले CH3CH और यहां पर लगे हुए Cl एंड Cl।
जैसे ही आप इसका एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हो जो कि एक्सिस में है, तो ये Cl और Cl दोनों को हटा देगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, C2H5OH एंड OH। फाइनली OH एंड OH लग गया, यहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। सो फाइनली CH3, और आपको क्या बनाना था, CH3 एल्डिहाइड बनाना था, CH3CHO, ये बन गया आपके पास फाइनली एल्डिहाइड। तो ये सबसे अच्छा रिएजेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एल्डिहाइड बना सकते हो, एसिड एल्डिहाइड बना सकते हो। तो ये बन गया, ठीक है। इसका मैं नीचे आपको रिएक्शन भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है कि AIEEE 2011 का सवाल है। क्वेश्चन ये है, आप जरा ध्यान से इसको पढ़िए। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर मैं आपको नीचे और दिखा दूंगा। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहां से कौन से कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट को देते हैं। तो देखिए बहुत नॉलेजेबल सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर आंसर होंगे इसके दो, एसिड एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। चलो दोनों के आंसर्स नीचे चेक कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर सही किए हैं तो +8 आंसर आपके क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। पहला जो ऑप्शन था, देखिए इसका आंसर है डी, इसका आंसर है ए और सी। जिसका पहला ऑप्शन था उस अगर आप KOH से रिएक्शन कराते हैं तो Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये दिखा रहा है। दूसरे ऑप्शन में Cl की जगह भी OH जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो CH3COH बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा। तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर SN मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। सो फाइनली ये वाला जो रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर दोनों कार्बन ClCl ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन ClCl ग्रुप है, तो OH और OH ग्रुप। देखिए हमेशा याद रखो, एक ही कार्बन पर अगर आप दो OH ग्रुप लगा देते हो वो अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ पर जैसे OH OH आएगा तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तुरंत और क्या बन जाएगा, CH3CHO। ये मैंने आपसे कहा था। मिरर टेस्ट, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं मिरर टेस्ट को देते हैं, जिसको विद टॉलेंस रिएजेंट, देखिए इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं, और ये उनकी रिएक्शन है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। RCHO Ag के साथ रिएक्शन, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस से रिएक्शन कराओगे तो RCWO माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। और Ag जो जिसका सिल्वर मिरर जो है जिसको कहते हैं हम लोग, वो नीचे बैठ जाएगा। तो फाइनली ये वो रिएक्शन है जिसको हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन के अंदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। सो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन आर, फिर से इसको सोल्व करना है। AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, कहता है आपसे CH3CH2COOH, इसका रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, जरा चेक करो। क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस से, इससे A बनता है। फाइनली अल्कोहलिक KOH से कराते हो तो B बनता है। तो आपको बताना है कि B क्या होगा। तो चलो अपना आंसर गैस कर लो। कर लिया आपने गैस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो मेरा आंसर सुन लो, यहाँ पर होगा C। तो इसका आंसर है C। अब ये कैसे हुआ जरा खुद से सोचो। देखिए रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन, ये कौन सी रिएक्शन है जिसको HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। तो HVZ रिएक्शन में होता क्या है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटता है, ये तो पता होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर बनेगा CH, और ये COOH पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हटके यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन से HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसको 2 मान लें, तो अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या करेगा, HCl को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, C। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नीचे मैं आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए अगर आपके पास ये कंपाउंड हो RCOZ और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा हो, तो पूछता है कि Z सबसे अप्रोप्रिएट, जिससे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी Z का, आप बताओ कि Z कौन होगा ABCD में से। अपना आंसर पहले लॉक कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। आपने आंसर लॉक कर लिया तो चलो मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने अगर आया इस कार्बन पर, तो यहां पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लेके लीव हो जाए। तो फाइनली सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होते हैं, हेलोजन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं। सो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर चेक कर लो फटाफट से। ये नीचे आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है आपको उसका C आंसर है, और नीचे जो दिख रहा है उसका D आंसर है, C एंड D। और ये रहे उनके आंसर्स, यहाँ पर C और यहाँ पर D, जो मैंने आपसे कहा था सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप। नाउ लुक एट इट, ये आपको ऑर्डर भी दे रखा है, तो यहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगा। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए इस वीडियो के, वो फटाफट से ले लेते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चंस आर, सो चलिए गाइस लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि AIEEE 2004 का सवाल है, जो कि बहुत आसान है। कहता है कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, सबसे पहले बेंजोइक एसिड दे रखा है, उसके बाद पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड दे रखा है, ऑर्थो नाइट्रो दे रखा है, और मेटा।
तो आपको ये सोचना है यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एसिड का सेंस क्या है, जरा उसको चेक कर ले। सबसे पहले ये रही बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग पर क्या लग रहा है, सबसे पहले बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर ये O और ये H। एसिड सबसे अच्छा वो होगा जो आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन रिलीज कैसे होगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको बिजी करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिंग में बिजी हो गए या चले गए तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पास अगर ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब जो ऑर्थो वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका मतलब 2। तो मतलब या तो आंसर ये डी वाला तो खत्म हो गया, जो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए नंबर आता है। अगर आप डेंसिटी की बात करें तो ऑर्थो के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर डेंसिटी यानी कि नाइट्रो ग्रुप का पड़ता है तो वो पैरा पोजीशन पर पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेटा पोजीशन पर नहीं होता है ऐसा। सो फाइनली यहाँ पर 2 के बाद 3 का नंबर आएगा। सो 2 3 उसके बाद 2 के बाद 3 का क्यों जरा चेक करो, ऑर्थो है उसके बाद पैरा का नंबर 2 3 4 और फिर 1, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो फाइनली ए इसका आंसर है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, इसका मैं जवाब आपको नीचे दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कहता है पैराक्रिसोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एन एल्कली मीडियम। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि AFP 2005 का मैं कह सकता हूं टफेस्ट क्वेश्चन में से शामिल था। सो फाइनली टू गिव द कंपाउंड ए एंड एड्स HCN टू फॉर्म बी, लेटर एन acidic hydrolysis gives chiral carboxylic acid. Very interesting, very interesting. The structure of the carboxylic acid will be. तो आपको सिर्फ वैसे तो दिमाग लगाओ तो आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि कायरल है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि उसके पास जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो चेक कर लो फटाफट से ऐसा कौन सा है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है चारों ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन ये नहीं हो सकता। डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये काल कार्बन तो नहीं है, तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं है। तो एक्चुअल में आंसर इसका बनेगा या तो ए या फिर बी। मतलब आपने आंसर के बहुत ही पास पहुंच गए। अगर अब आपको थोड़ा सा भी आपको पता है रेमर टिमान रिएक्शन का, तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। रेमर टिमान रिएक्शन में जो फिनोल है, आपको पता होना चाहिए रेमर टिमान रिएक्शन में आप फिनोल का रिएक्शन करवाते हो। एक्चुअल में ऊपर वाला रिएक्शन एक फेमस रिएक्शन है रेमर टिमान। तो यहाँ पर फिनोल का रिएक्शन जब आप CH Cl3 से कराते हो यानी क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में, तो ये तुरंत इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपको पता है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर लगेगा। तो यहाँ पर OH से ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगेगा। पैरा पोजीशन पर लग ही नहीं सकता, यानी कि OH से पैरा पोजीशन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए OH से मेटा पोजीशन पर कभी कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो ए आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर है बी। इस तरह से आप इन आंसर्स को चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। चलो मैं इन दोनों आंसर्स के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये आपके पास दोनों के आंसर रखे हुए हैं। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है। देखिए कैसे होता है। CH3CKOH आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा आप खुद ही देखिए। ये देखिए रेमर टिमान रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये मैंने मेंशन भी किया है। सो फाइनली ये OH से ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ गया। उसके बाद HCN का आपने एडिशन कराया, तो CN जो है न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा। ये देखो ये CN ने कार्बन पर अटैक करा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। फाइनली CH के साथ एक OH और एक CN जुड़ गया, और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, तो फाइनली ये जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर। ये रहा आपका कायरल कार्बन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, विच इज माय फेवरेट। आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में Z क्या है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो अपना आंसर पहले लॉक कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आपने लॉक कर लिया, आप जरा सोचो। आपको ये सबस्ट्रेट दे रखा है, ठीक है, इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए CH3 भी लग रहा है, ब्रोमीन भी लग रहा है, और NH2 भी लग रहा है। आप इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हो तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। सो फाइनली डायजोनियम सॉल्ट आपको X में बनाना है, ठीक है, यानी कि NH2 की जगह क्या लगाना है, बेसिकली N2 एंड Cl, N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये पता होना चाहिए आपको। तो फाइनली इस पूरे ग्रुप में सिर्फ यहां पर चेंज आएगा। देखिए रियल रिएक्शन में आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। आपका X बन गया। अब H3PO2 और H2 का तो काम ये होता है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन और ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है उसमें से इस ग्रुप को हटा देना, रिमूव करना, तो फाइनली वही प्रोडक्ट वापस बन जाएगा। और उसके बाद केमिनोफोर से अगर आप इसकी देखिए, वही प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप हट जाएगा कंप्लीटली। तो फाइनली आपके पास जो वाई प्रोडक्ट बना है वो ये है। देखिए जरा ध्यान से, वो ग्रुप हट गया, यानी कि आपके पास
ये देखिए ऑर्थो पॉइंट पर ब्रोमीन है, टोल्यूइन बन गया यहाँ पर, ये ग्रुप बना है वाई। और आप इसका केमिनोफोर से रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली बेसिक मीडियम में तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अगर आपने बी लगाया है तो इसका मतलब आंसर सही है आपका। इसकी रिएक्शन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं। तो अगर आपने सही किया है तो बी ऑनेस्ट, अगर आपने सही किया है तो +4, अगर आपने गलत किया तो -1, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, और हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखा करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखो। सेकंड क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, अगर आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो द रिएजेंट यूज्ड इज, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो, ईमानदारी से कर लिया आपने तो चलो मेरा आंसर सुन लो। इसका आंसर ये है NaNO2, और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, HCl CuCl। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले तो एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डायजोनियम सॉल्ट पर, N2+ और Cl-, ये ग्रुप लग जाएगा, इजंट इट, ये तो आप जानते ही हो। तो फाइनली इस ग्रुप का जब भी आप HCl और CuCl2 से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। बड़ा कॉमन रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं गाइस। सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होगी। सो फाइनली दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। चलो मैं इनके आंसर्स की दर्शन करवा देता हूं, पर आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना है हमारा बी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बना है ए। और अगर आप दोनों में सही हो तो +8 जोड़ते जाइए अपने मार्क। तो देखिए अब इसके आंसर्स ये रहे, इसके आंसर जो मैंने आपसे कहे, जरा ध्यान से इसको देखो। फर्स्ट यहाँ पर ये तीनों ग्रुप थे, उसके बाद ये जो NH2 वाला ग्रुप अब किस में कन्वर्ट हो गया, डायजो सोल्ट में कन्वर्ट हो गया, N2+ और Cl-, ठीक है। उसके बाद H3PO2 और HCl H2O का काम क्या होता है, इस ग्रुप को यहाँ से हटा देना, तो यहाँ से एक ग्रुप हट गया। उसके बाद यहाँ पर सीधे ऑक्सीडेशन हो गया और आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहाँ पर तैयार हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कहा था ए है, क्योंकि यहाँ से एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद CuCl और HCl से क्या बन जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर अगर आपके सही है तो +8। क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, पर उससे पहले अपने मार्क्स जोड़ते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड एंड फोर्थ, इनके आंसर एक साथ देखने हैं। पहले आंसर पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और अपना आंसर लॉक करो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एजो कपलिंग नहीं करेगा विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि कपलिंग नहीं करने वाला। आप जरा सोचो, अपना आंसर लो करो वीडियो पॉज करके। आपने कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डायजोनियम सोल्ट होता है बेसिकली वो होता है ये, दिस इज N2+ एंड Cl-, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है गाइस, दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड क्या करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ही नहीं है। कपलिंग में देखिए नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है बजाय बढ़ाने के। सो ये कंपाउंड ऐसा है जिसकी कपलिंग इसके साथ पॉसिबल नहीं है, बाकी सबकी है। एनिलीन के साथ कराते हो डाई बनाते हो, फिनोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, एनिसोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, सिर्फ ये डी है जिसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कपलिंग का। सो ये हुआ हमारा आंसर डी। इस दोनों के आंसर थोड़ी देर में नीचे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपने सही किया तो +4 गाइस, ईमानदारी से आंसर जोड़ते जाएगा नंबर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, आपको एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है विद क्लोरोफॉर्म, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। अपना आंसर लॉक करो, 2014 का सवाल है, अपना आंसर लॉक कर लिया आपने। तो चलो मेरा आंसर सुन लो, मेरा आंसर क्या है, लॉक करो अपना आंसर, सही है तो +4 दे देना। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इसका आंसर होगा ए, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी से लेके सारी बुक्स में फेमस के तौर पे लिखी जाती है और अच्छे से याद करवाई जाती है, ठीक है। सो आपको यहाँ लेना क्या था, आपको लेना था एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी दिखाता है, उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म लेना था CHCl3, और प्लस में क्या लेना था, प्लस साथ में आपको लेना था क्या, पोटेशियम क्लोराइड, तो KOH, इजंट इट। इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, RNC बनेगा गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर RNC बनेगा और ये आपका प्रोडक्ट होना था। एक्चुअली में इसका आंसर है ए, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। तो चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूँ, आप अपने मार्क्स जोड़ते जाना साथ साथ में। ये देखिए ये इनके आंसर हैं,
अपनी नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लो। थर्ड का क्वेश्चन आंसर था डी। क्यों? डायजोनियम जो कैटायन होता है वो वीक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो आपको ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सकें, जैसे कि OH यानी कि ये फिनोल में होता है, एनिलीन में होता है, ये एनिसोल में होता है, लेकिन NO2 ग्रुप वाला नहीं चलेगा, तो ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो फेमस रिएक्शन है, जरा ध्यान से इसको देखो, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनने वाला है, बहुत फेमस रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म से केवल से रिएक्शन कराते हो RNC बनेगा। सो ये आपके थर्ड और फोर्थ के आंसर हो गए गाइस। तो अगर आपके ये दोनों सही हैं तो इसका मतलब आप +4 करते जाइए। अगला सवाल, पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन 2014 का सवाल है और आपसे ये बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशंस पूछा है, ये है एरीन्स, एरीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो, ABCD कौन सा आंसर हो सकता है इसका। पीकेबी वैल्यू लोएस्ट पूछ रहा है, यहां पर ज्यादातर बच्चों कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, मेरा आंसर सुनो। पीकेबी यानी कि आपको केबी की वैल्यू हाईएस्ट ढूंढनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीकेबी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू केबी, क्योंकि ये होता है माइनस ऑफ log ऑफ केबी। गाइस याद रखना पड़ेगा आपको, केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है पीके की वैल्यू उतनी ही लो होती है। फाइनली लोएस्ट पूछा है, इसका मतलब केबी की वैल्यू आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है। मतलब हाईएस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये पूछ रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो जरा चेक करो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। आपने क्या किया, हाइड्रोजन दोनों, यहाँ पर दो हाइड्रोजन हटा के अमोनिया से दो मिथाइल ग्रुप लगाए, यहाँ पर तीन लगाए, यहाँ पर एक ही लगाया और ये एनिलीन। वैसे भी एरोमेटिक जो ये एनिलीन होती है वो तो बिल्कुल वीक बेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता, डीलोकलाइजेशन हो जाता है, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता। अब इसका आंसर बनेगा या तो बी या सी या डी। तो इसका आंसर एक्चुअल में है बी। एक्वस सॉल्यूशन में ये जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके एक बार चेक कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है, 2014 में तो आ चुका है ये IIT के अंदर। सो इसका आंसर है बी। सो इसके सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना होता है। मिथाइल ग्रुप के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री का नंबर आता है, उसके बाद एनिलीन का नंबर आता है। सो ये फाइनली आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया, इसका आंसर क्या है? बी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोनों के आंसर अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको क्या दिखा है, इथाइल, इथाइल अमाइन दिखाई दे रहा है, उसका आप क्लोरोफॉर्म देखिए, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो, के अच्छा पूछ रहा है कि ए और बी क्या बनेगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, क्या बनेगा? RNC, आर ये रहा NC, तो फाइनली RNC मतलब ये बन रहा है, देखिए CH2H5NC और KCl बनेगा। तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना था, एक्चुअली इसका आंसर क्या है? ए। तो दोनों क्वेश्चन मिल गए आपको, ये है बी, ये है ए, और ये फेमस रिएक्शन है। चलो इसके आंसर के दर्शन करा देता हूं। अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा कवर किया है। देखिए दोनों क्वेश्चन, नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग कार्बोलामाइन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, और आपके सामने बैलेंस करके लिखा था, आपको मोल भी बताने थे साथ में। ये देखिए आपने RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन ही रिएक्शन करती है, ये भी बहुत फेमस थिंग है। और जब आप इसको क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो RNC आइसोसाइनेट बनता है और 3 मोल KCl के बाहर निकलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो KB है वो PKB के एंटी प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पर ऑर्डर बनता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोनों के दोनों। और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो +8 आंसर। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मेरे साथ टोटलिंग करते जाओ। अगर आपको अच्छे मार्क गेन करने हैं तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखो। अगले सवाल, नाउ 7th और 8th क्वेश्चन दोनों 2005 के क्वेश्चन है। अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 7, अमंगस्ट द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक कंपाउंड, आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड बताना आपको। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बेंजाइलमाइन, एनिलीन, एनिलीन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रेजोनेंस की वजह से वीक होता है ये। और नेक्स्ट दे रखा है एसेट, एसेट एनिलिनाइड, और लास्ट में दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग में से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचे दो, एक तो ये ए और या फिर हो सकता है सी। अपना आंसर लॉक कर लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोज करो, लॉक करो अपना आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको आंसर बताऊं, तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है ए। ए ऐसा क्यों? बेंजाइल अमाइन क्या होता है? देखिए बेंजाइल अमाइन में अमाइन सीधे रिंग से अटैच नहीं है, एक्चुअल में ये बेंजाइल ग्रुप है और उसके बाद यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन जो एसेटल, एसिट ये लिखा हुआ एसेट एनिलाइड है, वो क्या है? उसमें बिल्कुल बराबर यहीं पे लगा हुआ है
आपके पास नाइट्रोजन NHCO, ठीक है, COCH3, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनिलाइड। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वहां पर भी रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल ही नहीं है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ए है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वहां डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल है, देखो आपको आता है कि नहीं आता। 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नीदर मेंट फॉर सिंथेसिस और सेपरेशन ऑफ एमाइन। इनका 2005 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहां पर एमाइन की ना तो सेपरेशन होती है ना सिंथेसिस होता है। आंसर दीजिए 8th क्वेश्चन का। चलो लॉक कर लिया आपने आंसर, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। वर्ड्स रिएक्शन, इसका वर्ड्स रिएक्शन का एनिलीन से या अमाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक्चुअली रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। बड़ा सिंपल था। हिंसबर्ग होता है, हॉफमैन होता है, कर्टियस रिएक्शन भी होती है। तीनों जो है सिंथेसिस और फॉर्मेशन में काम आता है। सो फाइनली इन दो क्वेश्चन के आंसर बने, एक का तो बना ए और 8th क्वेश्चन का आंसर बना सी। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं, क्या आप तैयार हो? चलो ये रहे आंसर, मैंने आपसे कहा था नीचे देख लो, ये बना हुआ एनिलीन देखिए। और आपको यहाँ पर लिखा है, सपोज मेरे से मान लो कि एनिलीन फर्स्ट है और ये बेंजिल अमाइन जो है वो सेकंड है, उसके बाद नाइट्रो वाला जो है वो थर्ड है और एसिड एलेमाइड जो है वो फोर्थ है। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किसका बनेगा? सेकंड वाले का, बेंजाइल अमाइन। ऑर्डर को ध्यान से देखो, और एक्चुअली इसका आंसर ए ही है जो मैंने आपसे कहा था। और नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके रीजंस भी लिखे हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, फिर एनिलीन। यहाँ पर ऑर्डर दिया, अगर आप 4 क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और हो गया इसके साथ, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड का आंसर सबसे पीछे आएगा, क्योंकि थर्ड में नाइट्रो लगा हुआ ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। और 8 क्वेश्चन का आंसर है सी। बहुत सिंपल था। वर्ड्स रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है, उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए गाइस, क्या आप एक्साइटेड हो, तैयार हो? तो चलो लास्ट क्वेश्चन, और आप मार्क्स टोटल करके मुझे लिख के जरूर जाना गाइस। कम ऑन, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। 9th क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था मेरा फेवरेट है, कि आपको ये आता है। अपने आप से प्रैक्टिस करो। 9th क्वेश्चन को कॉपी ले लो, पेन ले लो और लिखो कितने लोगों को आता है। देखें, कहता है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ए की एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो, ऑन हीटिंग टू फॉर्म बी, विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH, ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूल C6H7N, एक ऐसा बना था, ठीक है। द कंपाउंड ए इज, आपसे पूछ रहा है वो कंपाउंड ए क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? गैस करो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ। इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, जितने भी देख रहे हैं, इससे चैलेंज। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कम ऑन गाइस, इतनी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका आंसर दो, ब्रेक ले रहे हो, इसका आंसर दो। कम ऑन कम ऑन। तो चलो मैं इसका आंसर देता हूं। सबसे पहले तो देखो, ये ब्रोमीन प्लस KOH, इससे आपको क्या याद आता है? ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में इसको यूज करते हैं, मतलब एक कार्बन कम वाला कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, CO गायब हो जाएगा। अब आप सोचो यहां से क्या बनेगा। देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है बी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया से अगर आपने एक्सिस में रिएक्शन करवाई, तो यहां पर बना बेंजीन के साथ एमाइड, CONH2 जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन प्लस KOH से रिएक्शन कराया, सो ब्रोमीन प्लस KOH यानी कि होफमैन ब्रोमोमाइड, तो यहाँ से CO ग्रुप गायब हो जाएगा, एक कार्बन कम का कंपाउंड मिलेगा। यानी कि आप जरा चेक करो, आपको क्या मिला? ये मिल गया यहाँ पर एनिलीन। तो ये इसका रिएक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H7N। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगर आपने इसका आंसर बी लगाया तो आपको 4 मार्क, और मेरी तरफ से 4 मार्क गाइस, कांग्रेचुलेशन, आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर लिया। 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर दो। दोनों के आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अमंग द फॉलोइंग एमाइन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड लोरी बेस, फिर से बेसिक, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन इतने क्यों लिए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, क्या आप आंसर कर सकते हो? लॉक करो आंसर अपना। अब मैं आंसर देता हूं आपको, चलो मेरा आंसर सुनो। इट्स बी, इट्स डी। डी, डी यहां पर दिख रहा है, डी। सो फाइनली इसका आंसर होगा डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकी तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है। बहुत सिंपल था, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और ये हकल रूल को फॉलो करिए, सब एरोमेटिक हैं, सारे के सारे यहाँ पर रेजोनेंस शो करेंगे। लेकिन एक डी ऐसा जहां पर एरोमेटिसिटी है ही नहीं। सो फाइनली यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं नीचे बता रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बताया? 9th का सी और 10th का डी। तो देखो
नाइन्थ का बी कैसे लिखा है? हाँ, बी बताया मैंने आपको, सॉरी मैंने देखने से भूल कर दी। नाइन्थ का मैंने आपको क्या बताया? बी दिख रहा है आप लोगों को, और 10th का मैंने डी बताया। तो देखिए दोनों आंसर नीचे मेंशन भी हैं, इसके रीजन आप चेक कर लो। सो फाइनली दोनों आंसर्स के रीजन रहे ये। सो फाइनली जरा चेक कर लो। ए ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि ए कंपाउंड क्या होगा। सो ए कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड, और इसका आंसर था डी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाकी डी के अलावा जितने भी है सब में डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होगा, जो हकल हकल रूल को फॉलो करती है, ये रीजन लिखा है। सो ये मेरी तरफ से गाइस एन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको छोटे से 4 काम करके जाने हैं गाइस। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सो आपको छोटे छोटे 4 काम करने हैं। आपको इन वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख के जाना है। ये ऐसे 10 अल्टीमेट क्वेश्चन हम डेली लेकर आ रहे हैं। सो इट्स डू और डाई थिंग नाउ, कम ऑन वर्क हार्ड विद मी। और आपको याद रखना है अपने सही मार्क कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, ताकि आपको सजेशन दे सकूं गाइस। मैं आपको बात करूंगा आपसे, अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो जरूर मैसेज करूंगा आपको। कम ऑन गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो मिलते हैं गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।